हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। क्या हम 6 महीने में जीपैट क्रैक कर सकते हैं अगर हम आज से तैयारी शुरू करें? क्योंकि आप जानते हैं फेस्टिव सीजन खत्म हो चुका है और बहुत सारे बी फार्मा स्टूडेंट्स के मन में अब ये सवाल है कि सर, अभी तक तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, अब रिमेनिंग मंथ्स में क्या हम तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका जीपैट 2026 का एग्जाम मई के आखिरी वीक या जून के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो मेरा इस क्वेश्चन का जवाब है हां, आप अभी भी क्रैक कर सकते हो जीपैट का एग्जाम, आप अभी भी क्वालिफाई कर सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये वीडियो जो है वो दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा, जो बच्चे अभी तक कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन करते हुए आ रहे थे और जो बच्चे अब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। मैं पहले स्टार्ट करूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अब चाहते हैं कि उनको जीपैट का एग्जाम क्वालिफाई करना है इन रिमेनिंग डेज में। पहले बेसिक्स जान लेते हैं, क्या होता है जीपैट का एग्जाम, कौन कंडक्ट कराता है, उसके बाद स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। राइट, और एक टाइम पर आकर मैं दोनों को बताऊंगा कि आप दोनों जब एक समय पर एक जगह आ जाओगे और एक साथ अलाइनमेंट के साथ आप आगे बढ़ोगे। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बेसिक्स जो जीपेट एग्जाम के बारे में जानना है, जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है उनको बता देता हूं कि जीपेट का एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीटी इसको बोलते हैं। ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, आपका अलग अलग सेंटर पड़ता है, अलग अलग जगह आपको जाकर एग्जाम देना होता है। राइट, कंडक्टिंग बॉडी की अगर मैं बात करूं, एनबीईएमएस कंडक्टिंग बॉडी है। इससे पहले एनटीए था, उससे पहले एआईसीटीई था। ठीक है, एनबीएमएस कंडक्ट कराता है अभी। उसके बाद अगर मैं बात करूं मार्किंग स्कीम की, तो यहां पर 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जीपेट के एग्जाम में, और वो सब के सब क्वेश्चन कोर फार्मा के ही होते हैं, नॉन फार्मा इसमें नहीं पूछा जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें 125 क्वेश्चंस को आपको 3 घंटे के अंदर करना होता है, यानी 180 मिनट के अंदर। बट ये 180 मिनट क्या आपको थ्रू आउट ऐसे ही मिलते हैं 125 क्वेश्चन करने के लिए? नहीं, उसको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, उसको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। राइट, उसके बाद 125 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, यहां पर हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स जो होते हैं वो आपके 500 मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स आपके 500 मार्क्स होते हैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत किया तो आपका -1 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए -1 है। राइट, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, आप बी फार्म थर्ड ईयर के साथ ही एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम के लिए। और बी फार्म थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, चाहे आप फाइनल ईयर में हो, चाहे आप बी फार्म पास आउट हो, आपकी कोई भी एज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जीपेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इसका जो स्कोर कार्ड होता है उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है, 3 साल के लिए ये स्कोर कार्ड वैलिड होता है। राइट, तो ये है हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन, जिन बच्चों को नहीं पता थी वो इस पर ध्यान दें। उसके बाद अब मैं बताता हूं आपको मार्किंग स्कीम क्या होती है एक्चुअल में, डिवीजन क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज डिवीजन क्या है क्वेश्चंस का, 125 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये एनबीएमएस ने खुद जारी की है। जितनी भी डिटेल्स हैं ये मेरी तरफ से कुछ नहीं है, एनबीएमएस की ऑफिशियल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिसिस, ये सारे सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। देन अगर मैं बात करूं आपसे फार्माकोलॉजी की, फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन अगर मैं बात करूं आपसे फार्मास्यूटिक्स की, फार्मास्यूटिक्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फिजिकल फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे बायोफार्मास्यूटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सबसे मिला के 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अदर सब्जेक्ट से 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो एनबीएमएस ने खुद जारी किया हुआ है। राइट, अब जो बात आती है कि 125 क्वेश्चंस को 180 मिनट में कैसे करना होता है, इसके लिए आपको वहां पर
5 सेगमेंट्स मिलते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। इन 125 क्वेश्चंस को ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है, 25 क्वेश्चन यहां पर, 25 क्वेश्चन यहां, 25 क्वेश्चन यहां, 25 क्वेश्चन यहां, 25 क्वेश्चन यहां। अब ये जो सेगमेंट ए है, इसमें जो 25 क्वेश्चंस हैं, ये आपके स्क्रीन पर सिर्फ 36 मिनट के लिए रहेंगे। अब आपने 20 मिनट में ही 25 क्वेश्चन कर लिए, तो आप अगले 16 मिनट बैठ के उसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को वापस रिव्यू कीजिए, आप बैठिए, लेकिन आपको 16 मिनट इस सेगमेंट से इसमें जाने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपने ये 36 मिनट से पहले 25 क्वेश्चंस नहीं कर पाए, तो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो वो आपको नहीं दिखाई देंगे। 36 मिनट के बाद आप दूसरे सेगमेंट पे चले जाएंगे। फिर अगले 36 मिनट्स के लिए आपके सामने ये रहेगा। फिर नेक्स्ट 36 मिनट में आपको ये इस तरीके से दिखता रहेगा। तो ये 36 मिनट्स बाद आपके हर एक सेगमेंट कंप्लीट होते रहेंगे। चाहे आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाओ ना कर पाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 25 क्वेश्चन 36 मिनट के लिए आपके स्क्रीन पर रहेंगे। राइट, ये होता है पैटर्न हमारे जीपैट के एग्जाम का। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये जो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये एक्चुअल में फॉलो होता है, और किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में ये हमने पुराने साल के पेपर्स को एनालाइज करके उससे बनाया हुआ है। राइट, चलिए तो बात कर लेते हैं, यहां पर हम बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स के सेगमेंट की। पहला हमारे पास फार्मास्यूटिक्स का सेगमेंट, ऑफिशियली इससे बोला जाता है कि 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट फार्मास्यूटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कि अगर बात करोगे आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल 8 से 9 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कई बार 7 पूछ लिए जाते हैं, कई बार 9 पूछ लिए जाते हैं, कई बार 8 पूछ लिए जाते हैं। ऑन एन एवरेज 8 से 9 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। राइट, उसके बाद डिस्पेंसिंग फार्मेसी से 2 से 3 क्वेश्चन। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर टैबलेट, कैप्सूल, एरोजोल्स, पैकेजिंग, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 11 से 13 क्वेश्चंस, यानी कि एक मेजर सब्जेक्ट बनकर आता है। फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जिससे 3 से 4 क्वेश्चन, बायो फार्मास्यूटिक्स जिससे 3 से 5 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जिससे भी 3 से 5 क्वेश्चन, और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जिससे 2 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं होता है, कई बार 38 क्वेश्चंस नहीं भी पूछे जाते हैं, कई बार 38 क्वेश्चन से ज्यादा भी पूछ ले जाते हैं, फिक्स नहीं होता है दोस्तों ये कुछ भी। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे पास एनालिसिस, और एनालिसिस से हर साल 10 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर 11 से 14 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन, मेडिसिनल केमिस्ट्री से 4 से 7 क्वेश्चन, बायो केमिस्ट्री से 6 से 8 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या फिर और साथ में उसकी फिजिकल केमिस्ट्री से हमारे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है हमारे केमिस्ट्री का पोर्शन, जिससे ये आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट तो ये रहा जो मेजर है, एक सब्जेक्ट ये रहा जो मेजर है, एक सब्जेक्ट ये रहा जो मेजर है, एक सब्जेक्ट ये रहा जो मेजर है, यानी कि इन सब्जेक्ट्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है, खासकर उन बच्चों को जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। राइट, उसके बाद आपसे बात करूं मैं हैप की, हैप से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए थे, उससे पहले साल जब एनबीएमएस ने पेपर कराया था तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैप से पूछे थे। राइट, उसके अलावा फार्माकोलॉजी से 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन अगर मैं बात करूं फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री से 7 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि बोला जाता है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कभी 10 क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। देन बाकी जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब से मिला के 4 से 9 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स में, अलाइड सब्जेक्ट्स में आते हैं। कई बार इन्हीं टॉपिक से ऊपर भी सेगमेंट्स में क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। राइट, तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है प्रीवियस ईयर के पेपर्स की जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से कौन सब्जेक्ट आपका मेजर है, कौन माइनर है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी देनी है। बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस हमने बनाई है एक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं मेजर माइनर थ्योरी। मेजर माइनर थ्योरी के अनुसार हमने इन जीपेट के सिलेबस को डिवाइड कर दिया है।
और सब्जेक्ट्स को, मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर हमने फार्माकोलॉजी को रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रखा है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को रखा है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को रखा है, देन फिजिकल फार्मेसी को रखा है। हैप को मैंने ग्रीन इसलिए किया हुआ है दोस्तों कि एक साल एनबीएमएस ने क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे थे, एक साल बहुत कम क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको लेकिन हैप जो है वो फार्माकोलॉजी पढ़ने में हेल्प करती है, तो आप हैप को फार्माकोलॉजी के साथ पढ़ लेंगे, उसके साथ मिला के, तो आपका हैप ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा वहां पे, राइट। देन अगर मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री की, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फार्माकोग्नोसी की अगर मैं बात करूं, इसको भी हम मेजर सब्जेक्ट्स में रखते हैं। तो ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। तो आप जब भी तैयारी स्टार्ट करोगे तो पहले इन सब्जेक्ट्स पर ध्यान दोगे, और फिर जैसे जैसे आप एग्जाम की क्लोज आते चले जाओगे, आप इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। अब बहुत सारे बच्चे देखकर सरप्राइज होंगे कि सर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री को माइनर सब्जेक्ट में रखा हुआ है, ऐसा क्यों? आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री को माइनर सब्जेक्ट में रखा हुआ है। बिल्कुल, इसके पीछे दो कारण है। एक तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते मेडिकल केमिस्ट्री से, प्लस सिलेबस बहुत ब्रॉड है मेडिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, ये मेरी खुद की थ्योरी है, ये मैं खुद जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने खुद उस चीज को एनालाइज किया था, और उस टाइम पर मैंने ये थ्योरी फॉलो की थी। वही मैं थ्योरी चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी है, राइट। मेडिसिनल केमिस्ट्री का बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, ये स्ट्रक्चर याद करो, उसका न्यूक्लियस याद करो, उसकी सिंथेसिस याद करो, उसका एसआईआर याद करो। बट इससे क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? कभी 4, कभी 5, कभी मैक्सिमम 6, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट क्या हो अगर मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री को माइनर में रख दूं और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को पूरा कर लूं, तो शायद हो सकता है मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप 125 में से 125 क्वेश्चंस तो नहीं कर आओगे ऑब्वियसली, है ना। ये तो मैं कभी भी एडवाइस भी नहीं करूंगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक जो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, जो बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को, उसकी जगह कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ ले, ताकि हम उन क्वेश्चंस को कंपेयर करके वहां से निकाल लें अपने मार्क्स। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आपको इतना समय नहीं है, 6 महीने का समय है कि आप मेडिकल केमिस्ट्री को अब पढ़ सको पूरी शुरू से। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि फार्माकोलॉजी की नॉलेज के बेसिस पर ही सॉल्व हो जाते हैं मेडिकल केमिस्ट्री के। दैट मीन्स कि सर हम इसको निपटा सकते हैं यहां से, ठीक है। ये बात हमको क्लियर समझ में आ गई कि हमको पहले इन सब्जेक्ट्स पर ध्यान रखना है, उसके बाद इन पर रखना है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री क्योंकि हमारे पास समय कम है, समय को देखते हुए हम उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। क्लियर इतनी बात? चलिए अब बात करते हैं आगे की। नहीं, थैंक यू नहीं आया भैया, अभी अभी कहाँ थैंक यू आ गया। अब बात करते हैं कि अब प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। अब प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? प्लानिंग हमारी ये होगी कि हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी के साथ। फार्माकोलॉजी के साथ फार्माकोलॉजी को आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ोगे। मैं बता रहा हूं कि अगर आप 0 लेवल पे हो उसके लिए जनरल फार्मा, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीटेड होगी अभी तक, है ना। जनरल फार्माकोलॉजी के बाद आप स्टार्ट करोगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जब भी आप कोई क्लास ऑफ ड्रग्स पढ़ोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, वहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, यहां पर केडीटी की एक बुक आती है छोटी सी, जो क्लासिफिकेशन के लिए ही है, तो वो वाली बुक आप रेफर कर सकते हो, उससे क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हो। बस याद रखना कि आप हमेशा न्यू एडिशन ही पढ़ना, पुराना एडिशन मत पढ़ना, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ो, कब कॉलेज जा रहे हो, आ रहे हो, कॉलेज में फ्री टाइम है, उस टाइम पर क्लासिफिकेशंस को रिवाइज करने की कोशिश करो। अपने दोस्तों को सुनाओ, मम्मी को सुनाओ, पापा को सुनाओ, लिख कर देखो, कोई पेज मिल जाए खाली, उस पर लिख लिख कर देखो, तब आप क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। अगर आपको जितनी भी क्लास ऑफ ड्रग्स हैं वो सबके क्लासिफिकेशन याद हो गए दोस्तों, तो ये समझ लो आपका 70% काम निपट गया। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, 70% आपका काम निपट जाएगा फार्माकोलॉजी का, सिर्फ क्लासिफिकेशन याद करने से ही। उसके बाद जो बची हुई चीजें होती हैं, जैसे कि अब आपको क्या याद करना है, उनके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन उसके बाद आपको याद रखना है वहां पे उनके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट वो याद रखना जो
काम के हो। अब ऐसे मत याद रखना कि वॉमिटिंग, नोजिया और हेडेक, ये सब मत याद रखना, ठीक है, वो कोई फायदा नहीं है उसका याद रखने का, ठीक है। देन उनके इंटरेक्शंस जरूर याद रखना, इंटरेक्शंस क्या क्या होते हैं। इसके बाद आप क्या याद रख सकते हो, जैसे ही आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट करो देन तुरंत सीबीएस की तरफ जाना, क्योंकि बहुत सारी ड्रग एएनएस की यहां पर पाई जाती हैं, तो आपको याद रखने में और रिलेट करने में आसानी होगी, और साथ ही साथ आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स की रिवीजन भी होती रहेगी यहां पर। देन उसके बाद आप सीएनएस पर जाओ, सीएनएस के बाद आप जाओ एंटीबायोटिक्स पर, डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग आपके बचते हैं स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह या फिर जितनी भी ड्रग्स हैं आपकी, उन सबको यहाँ पर कंप्लीट कर लो। आपका मेथड हमेशा यही होना चाहिए, पहले क्लासिफिकेशन याद करना है, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना है, फिर एडवर्स इफेक्ट और उसके बाद इंटरेक्शंस। क्योंकि आपके पास समय कम है, लेट मी सजेस्ट यू वन बुक जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आप स्पर्श गुप्ता बुक लेके पढ़ सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो। स्पर्श गुप्ता जो बुक है वो स्टैंडर्ड बुक नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप बोलोगे सर आप केडीटी सजेस्ट नहीं कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो। बच्चा केडीटी के लिए अभी समय नहीं है, केडीटी के लिए समय चाहिए आपको पढ़ने के लिए, वो आपका पास नहीं है। स्पर्श गुप्ता की जो बुक है, गोविंद राय गर्ग साहब ने जो लिखी है, स्पर्श गुप्ता गोविंद राय गर्ग रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, ये बुक केडीटी और जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारी फार्माकोलॉजी के अंदर उन सब का रिव्यू है, यानी कि इसको समराइज नोट्स फॉर्म में बनाया हुआ है। प्लस इस बुक के अंदर एक और फायदा है, हर चैप्टर के बाद आपको बुक के लास्ट में एमसीक्यूज मिलेंगे, तो आप इस बुक को यूज कर सकते हो अभी अगले 6 महीने, अगर आपने अभी फार्माकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है तो। अगर आप अभी तक केडीटी से पढ़ते आ रहे हो वेल एंड गुड, उससे ही पढ़ते रहना। बट अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपके पास समय नहीं बचेगा, तो आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, स्पर्श गुप्ता की बुक है, राइट, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं आपसे बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे मेजर चीज है वो है एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कैसे प्रिपेयर करनी है उसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको एक फ्लो पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी फार्माकोलॉजी का फ्लो बताया, यार देखो मेन चीज होती है इंटरेस्ट डेवलप करने की, और इंटरेस्ट जो होता है वो फ्लो से डेवलप होता है, आपको फ्लो पता होना चाहिए। यहां पर भी वही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको फ्लो पता होना चाहिए कि आप पहले जनरल केमिस्ट्री के बारे में समझोगे, बेसिक समझोगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है, इतने सारे क्लासिफाई कैसे करते हैं कंपाउंड्स को। जब वो समझ में आता है उसके बाद आप जाते हो कि थोड़ा बहुत आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का बेसिक जानते हो, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानते हो, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो। तो आपको फ्लो पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप उस फ्लो से ही पढ़ना, वो फ्लो पता होना आपको बहुत जरूरी है, फ्लो पता होना बहुत जरूरी है, राइट। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं एनालिसिस की, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर मेजरली जो हमारे पास सब्जेक्ट्स वो टॉपिक्स हैं वो है टाइट्रेशन, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी और देन उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर बाकी सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, ये मेजर है आपके। यहां पर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। चलिए उसके बाद इसमें बायोकेमिस्ट्री आता है, बायोकेमिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। देन उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, आप अपने टाइम के हिसाब से उनको प्रिपेयर कर सकते हो, क्लियर। देन आता है आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स में आप सबसे पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल, इन सब के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इन दोनों को सही से पढ़ना। इसके अंदर आप माइक्रोमेटिक्स के बारे में पढ़ोगे, रियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे,
इमल्सन्स के बारे में पढ़ोगे और सस्पेंशंस के बारे में पढ़ोगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग में आप क्या करना, यू स्टार्ट विथ फार्माकोलॉजी और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो। मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट फार्मास्यूटिक्स में ज्यादा है तो आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या फिर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग आप हमेशा अपने फेवरेट सब्जेक्ट से ही करना, ताकि आप उस प्रोसेस में ढल सको। स्टार्टिंग में आपको जरूरत पड़ेगी कि आपका मन लगे, आपको बोरिंग ना लगे वो चीज, तो आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही चूज करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद जैसे ही आप इस प्रोसेस में आ जाओ, पहले 21 दिन तो आप यही करना कि आप फार्माकोलॉजी या जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो, और साथ में आपका ये चाहे फार्मास्यूटिक्स हो या फिर आपका ये सब्जेक्ट हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर आपका एनालिसिस, ये 4 सब्जेक्ट्स में से डेली आपको 2-2 सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं। और इन सब का ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया बस, नहीं, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन में आपको क्या करना है सर, रिवीजन में हमको सॉल्व करना है एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज। ये अब समय आ चुका है, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आपको उसी के थ्रू रिवीजन करना है। आपने एक टॉपिक पढ़ा, लेट अस सपोज आपने पढ़ा सेल के बारे में, सेल के बारे में पढ़ा, उसके एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और देखिए कि जो मैंने सेल में टॉपिक पढ़े थे उसके एमसीक्यू सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। फिर उस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या फिर पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उस सब टॉपिक को जाकर वापस से देखिए और फिर से उसको रिवाइज कीजिए टॉपिक को। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की कि सर आप हमको टाइम मैनेजमेंट बता दो। नहीं भाई, टाइम मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आपके पास दिन में कब किस वक्त कितना टाइम होता है। मैं तो आपको सजेस्ट कर दूंगा कि भाई आप डेली कॉलेज से आओ, आपका जो भी रूटीन है उसको करो और 9-9:30 बजे अपने बैठ जाओ और कम से कम 1-2 बजे तक पढ़ाई करो। उसके बाद सुबह को उठो, उठ के उसके बाद जाओ कॉलेज जाओ। क्या आप ये फॉलो कर सकते हो? वेरी गुड, अगर कर पाते हो तो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर मैं तो कॉलेज से आके थक जाता हूं, मेरे पास इतना काम होता है, ये होता है, मैं नहीं पढ़ सकता रात में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जल्दी सो जाओ, आप 9:30 बजे सो जाओ, उसको सुबह को जग जाओ 3 बजे 4 बजे, तब पढ़ाई करो। ये आपके ऊपर है कि आपके पास कितना टाइम है, आप किस हिसाब से उसमें टाइम दे सकते हो। बट तरीका यही है, आपको पहले मेजर सब्जेक्ट्स को उठाना पड़ेगा, उन मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। आपको मैंने टॉपिक से बता दी कौन से मेजर है कौन से माइनर है। उसके बाद आपको उनके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको ये टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे हर हफ्ते के अंदर 100 से 200 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं एक हफ्ते के अंदर, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। ये आपको टारगेट बनाना ही पड़ेगा। और ये चीज अब एलिजिबल होती है उनके लिए भी, ये चीज एप्लीकेबल होती है उन बच्चों पर भी जो कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाइए अब जो आप सॉल्व कर रहे हैं। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि थ्योरी तो बहुत सारी पढ़ लेते हैं लेकिन वो क्वेश्चंस करने से बचते हैं, बहाना ही लगाते हैं मुझे क्वेश्चन मिलते नहीं है, ये नहीं मिलते हैं। भाई आप चैट जीपीटी का यूज करो, आप बनाओ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट डालो कि मुझे एक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके 50 क्वेश्चन चाहिए, वो आपको दे देगा विदाउट आंसर। आप लगाइए उनको, फिर लास्ट में उसकी आंसर शीट निकालिए चैट जीपीटी से। आप एआई का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। तो समय बहुत है, आपको स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। मैंने आपको मेजर माइनर सब्जेक्ट्स बता दिए हैं, आपको अपने हिसाब से टाइम निकालना पड़ेगा। कम से कम 100 से 200 क्वेश्चंस आपको हर हफ्ते लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। बट मैं फिर बोलूंगा कि इन 6 महीनों में आप आराम से जीपेट क्वालिफाई कर सकते हो और आराम से अच्छी रैंक भी ला सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज मुझे बस आपको बताना था कि क्या हम क्रैक कर सकते हैं 6 महीने में जीपेट। तो मेरा आंसर है अभी भी यस, आप कर सकते हो। आपको बस फोकस्ड रहना होगा और आपको अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा, साथ में एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।